जोहार, जन मन की बात में आपका स्वागत है। आज इतवार है और इतवारी चर्चा हम लोग करते हैं। शशि जी और पंकज जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, श्याम किशोर चौबे सर हैं। मेरे चैनल पर आते रहे हैं लेकिन इतवारी चर्चा करने पहली बार आए हैं और इनके पास अनुभव का अथाह खजाना है, इनके पास जानकारियों का भंडार है। झारखंड पर 3-3 किताबें लिख चुके हैं और झारखंड बनने से लेकर अभी तक जितनी सरकारें हैं रही हैं, उसका कार्यकाल इन्होंने देखा है, विधानसभा की रिपोर्टिंग की है, कई किस्से कहानियाँ इनके पास हैं जो हमारे बहुत सारे दर्शकों के लिए भी अनोखी होंगी। तो इतवारी चर्चा में कोशिश करेंगे कि चौबे सर भी आएँ जब इनको समय मिले और अपने पास जो कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं और झारखंड की राजनीति से जुड़े जो अनछुए अनकहे प्रसंग हैं, वो हमारे दर्शकों को पहुँचाएँ। तो स्वागत है आपका तीनों का, पंकज जी, शशि जी और श्याम किशोर चौबे सर। और आज बात करने के लिए हमारे पास इस पूरा जो पिछला सप्ताह रहा, वो बड़ा इवेंटफुल रहा। 2 बच्चे लापता हुए, वो मिल गए। जमशेदपुर से एक बड़े व्यवसायी के बेटे का अपहरण हो गया। ईडी के कार्यालय में पुलिस घुस गई और ऐसा ड्रामा पोर्ट्रे किया गया जैसे कि सरकार की मशीनरी और केंद्र की एजेंसी आपस में टकरा गई है। लेकिन इसके पीछे कुछ और कहानी निकल कर आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। झारखंड भाजपा के नए अध्यक्ष आदित्य साहू का जब पदभार ग्रहण कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें रांची के विधायक और सीनियर बीजेपी लीडर सीपी सिंह ने जो बात कही, वो भी काफ़ी चर्चा में रही। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि संगठन का आदमी समर्पित कार्यकर्ता बना है, कोई आया राम गया राम नहीं बना है। तो सीपी सिंह किसको छेड़ रहे थे या इशारा कर रहे थे या तंज कर रहे थे, इन सब पर बात हम लोग करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे जो सबसे ताज़ा प्रसंग है, जो सबसे सनसनीखेज घटना बनी हुई है। ईडी के कार्यालय में झारखंड पुलिस घुस जाती है और जिसकी शिकायत पर घुसती है वो पीएचडी यानी पेयजल स्वच्छता विभाग का एक कैशियर होता है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है। और बाद में पता चलता है कि ईडी ने उसको बुलाया भी नहीं था, वो बिना समन बिना बुलावे ईडी कार्यालय में स्वेच्छा से चला गया था। हमने देखा है कि लोगों को जांच एजेंसियों का समन मिलता है, नोटिस मिलता है, फिर भी वो भागने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। पहली बार ऐसा एक मामला आ रहा है जहां एक घोटाले का आरोपी स्वेच्छा से ईडी कार्यालय जाता है और अब उसके बाद बाहर निकलकर शिकायत दर्ज कराता है, फिर ईडी के दफ्तर में पुलिस जाती है, फिर ईडी हाई कोर्ट जाता है, फिर हाई कोर्ट आदेश देता है कि इस मामले की में हम लोग सुनवाई करेंगे और तब तक ईडी पर कोई पीनल एक्शन न लिया जाए, ईडी के अधिकारियों को कोई प्रताड़ित न किया जाए। पहली नजर में देखें तो ये ममता बनर्जी वाले केस से जुड़ा लगता है, जहां लग रहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के बहाने राज्य सरकार जो उसकी मर्जी की नहीं है, उसकी इच्छा की नहीं है और उसकी विचारधारा की नहीं है, उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है। क्या असलियत में ऐसा है या इसके पीछे कोई और कहानी है? पंकज जी ने थोड़ी देर पहले आज सुबह एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर और बाबूलाल मरांडी ने भी एक पोस्ट किया था। क्या है इसके पीछे का घटनाक्रम और क्या सचमुच ये केंद्र और राज्य के बीच का कोई मामला है या कोई तीसरा ऐसा आदमी है जो 2 बिल्लियों को लड़ाकर बीच में रोटी खा जाना चाहता है? वैसा बंदर वाली कहानी जो हमने सुनी थी, तो क्या कोई तीसरा बंदर है जो ऐसा दिखाना चाहता है कि ये केंद्र और राज्य के बीच का मामला है? पंकज जी शुरुआत करते हैं। आनंद जी, जब हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, जब पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, एक से बड़े एक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, तब तो राज्य सरकार ने ईडी के खिलाफ कोई पलटवार नहीं किया। अभी तो मामला मोटा मोटी ठीक ठाक चल रहा है। अभी ऐसा क्या हो गया कि ईडी के दफ्तर में इस तरह घुसना या पूछताछ करना? आप में से बहुत सारे कहेंगे कि अभी ईडी ने कुछ गलती की है तो अभी झारखंड पुलिस घुसी है। ठीक है, ऊपरी नजर में मुझे भी यही लगा था कि भाई ममता बनर्जी प्रकरण के बाद हो सकता है किसी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी होगी, बंधी होगी कि अब हम ईडी को भी साध सकते हैं। लेकिन जो असली कहानी पता चला वो कुछ और है। और असली कहानी ये है कि ये व्यक्ति बिना समन के पहुंचा था। ये ऑफिशियल है, ईडी ने भी यही कहा है, कोर्ट में भी यही बताया। और बिना समन के पहुंचने के बाद इसने जो बयान दिया था, ये 2 ऐसे कार्यपालक अभियंता जो कि पेयजल स्वच्छता विभाग के हैं, उनको फंसाने की कोशिश कर रहा था या उनके खिलाफ बयान दे रहा था कि इन लोगों ने किया है, इसका नाम ले लीजिए। वहां तक भी मुझे समझ में आया कि चलिए हो सकता है कि इसको कुछ और जानकारी मिली हो। लेकिन मैं हैरान रह गया कि इस व्यक्ति को 6-6 बॉडीगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं, वैसे व्यक्ति को जिसकी अरेस्टिंग खुद झारखंड पुलिस ने एक बार की है भ्रष्टाचार के मामले में, और वो अभी भी जमानत पे है। और फिर पता चला कि भाई जिस दिन ये सारा प्रकरण हो रहा था, पुलिस मुख्यालय से कोई सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा था और वो डीजीपी तदाशा मिश्रा नहीं थी।
मुख्यमंत्री राज्य में नहीं, डीजीपी को पता नहीं इस पूरे मामले में, तो आखिर वो कौन सी शक्ति है भाई जो कि झारखंड पुलिस को प्रेरित कर रही थी कि ईडी के कार्यालय को घेर लो? और फिर पूरा मामला हाईकोर्ट में जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा उस बड़ी ताकत का, लेकिन एक बात जान जाइए कि ये पूरा प्रकरण हेमंत सोरेन को बदनाम करने के लिए और उससे भी ज्यादा तदाशा मिश्रा को निशाने पर लेने के लिए था। और वो इनर ब्यूरोक्रेसी फाइट है, वो उसका बीजेपी केंद्र सरकार वगैरह से कुछ लेना नहीं, क्योंकि बीजेपी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तो अभी चीजें धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। वो कौन सी ताकत है जो ये डिस्टेंस पैदा करना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाम हेमंत सोरेन और केंद्र सरकार के लड़ाई के बहाने कोई अपना मकसद साध रहा हो? इस एंगल से कभी देख के या इन्वेस्टिगेट करके पता कीजिए, क्योंकि मेरी ईडी के अफसरों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि क्या बताएं, मतलब कि हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। वो आदमी बिना समन के आया, फिर पूछा, कहा कि हम बयान दर्ज कराना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, आया है तो कर लेते हैं दर्ज बयान। फिर वहां एक ग्लास जार रखा हुआ था, अचानक किसी को कुछ पता ही नहीं चला और उस ग्लास जार से अपना सर उठा के मार दिया। इन लोगों ने पकड़ा, ये लोग लेके गए उसको अस्पताल, और अस्पताल में मरहम पट्टी कराने के बाद जाने दिया, छोड़ दिया। इसको पकड़ के भी रखते तभी समझ, छोड़ने के बाद पता चला कि वो एयरपोर्ट थाने में जाके ये सारा एफआईआर कराता है और वो किसी के कहने पर कर रहा था ये सारा काम। एक बार अब क्या है कि वो जो संतोष कुमार है उससे पूछताछ करे तो कौन करे, क्योंकि जो करवा रहा था वो भी मतलब ठीक ठाक है। या तो डीजीपी, मुख्यमंत्री, सीएमओ यही आदेश कर सकता है कि भाई उससे सख्ती से पूछताछ की जाए कि आखिर हुआ क्या। और ईडी वाले तो अभी ऐसे ही घबराए हैं कि उसको फिर से बुला लेंगे, फिर कुछ नौटंकी कर देगा तो उल्टा हम ही फंस जाएंगे। केस कोर्ट में मामला है ये पूरा। तो पता कीजिए कि असली कहानी क्या है, कौन ये सारा कुछ करवा रहा था। मतलब वो जैसा दिख रहा है ना फेस वैल्यू पे, और देखिए कार्यकर्ता का क्या है कि हाँ ठीक कर दिया, ईडी को सबक सिखा दिया, तो उधर वाले कहेंगे कि ईडी के खिलाफ कैसे कर दिया। तो ये सब फेस वैल्यू है। अंदर की कहानी कुछ और है, और कहानी यह है कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए, राज्य पुलिस की मुखिया को बदनाम करने के लिए और केंद्र के साथ डिफरेंस पैदा करने के लिए सारा कुछ प्रपंच रचा गया था। और मकसद यह था कि मैं मतलब वो खुद ही फंसे हुए हैं, उससे कैसे बचा जाए, उससे बचने के लिए सारा कुछ किया गया है। आप जो है वो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। सवाल इसलिए भी आपका मतलब सही लग रहा है क्योंकि अगर सरकार को लड़ना होगा केंद्र से तो मुख्यमंत्री का रहना जरूरी है। तो आप जो संकेत दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि इंतजार किया गया कि मुख्यमंत्री बाहर चले जाएं और तब उस काम को अंजाम दिया जाए ताकि ये ठीकरा फूटे तो ऐसा लगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मामला है और काम कोई और कर रहा था। लेकिन सवाल है कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति कौन हो सकता है झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में या पुलिस में है या ब्यूरोक्रेसी में है, और इससे किसका क्या फायदा हो रहा है, अपने फायदे के लिए कर रहा है या किसी को नुकसान पहुंचाने की उसकी मंशा है, क्या अभी तक आपके पास जानकारी है? देखिए सरयू राय ने एक बार मेरे से ही एक इंटरव्यू के दौरान बात कही थी कि झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में गैंग्स ऑफ वासेपुर है, और मैं हंस दिया था। उन्होंने कहा कि आप पता लगाइए ये है, ये पूजा सिंघल कैसे फंसी, विनय चौबे कैसे फंसे, विनय चौबे के खिलाफ किसने बयान दिया, बहुत लंबी कहानी है। जब आप अंदर जाके पता कीजिएगा, और जब गैंग्स ऑफ वासेपुर है तो क्या तदाशा मिश्रा के खिलाफ कोई नहीं है, और है तो कौन है? अब मैं देखिए ये ऐसा डेंजरस चीज है ना कि बिना सबूत के किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन यकीन मानिए कि झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में गैंग्स ऑफ वासेपुर है, अपना अपना गुट है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे को फंसाते भी रहते हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है छवि रंजन, विनय चौबे, पूजा सिंघल ये सब ऐसे ही फंसते चलेगा और किसने कुछ कहा ही नहीं? हम तो सुनते थे कि आईएएस लॉबी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन किसी ने कभी देखा? क्योंकि कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, परिणाम भी वही है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सब वहीं पे है। एक इंटरेस्टिंग चीज लास्ट लाइन बता रहा हूं कि एक आईएएस अफसर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के निर्माणकर्ता, पालनकर्ता और संहारक
एक ही व्यक्ति है, और फिर वो हंसने लगे जोर से। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही व्यक्ति में समा गए। शशि जी से उनकी टिप्पणी लेते हैं, फिर चलेंगे चौबे सर की तरफ और जानेंगे कि झारखंड में क्या पहली बार ऐसा हो रहा है या पहले ऐसे दृष्टांत है, आपसे जानेंगे। लेकिन पहले शशि जी से जान लेते हैं कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप अंग्रेजी के पत्रकार हैं, ब्यूरोक्रेसी में आप लोगों की थोड़ी ज्यादा उठक बैठक होती है। क्या आपके पास कुछ इनपुट है इस तरह का? क्या इसके पीछे आप लोगों के पास क्या सूचना है? इसकी देखिए, इसके टाइमिंग को लेकर के जो टाइमिंग है वो देखते हुए पंकज जी की बात मानने को तो मन करता है कि भाई यहाँ कोई बिल्कुल मन करता है। मतलब अभी ठोस तो हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि कुछ सबूत अपने हाथ में है नहीं, लेकिन जो कनेक्टिंग द डॉट्स बन के आते हैं वो मानने को मन करता है कि जरूर यहाँ कोई तीसरा खेल रहा है। क्योंकि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या हमारा मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, हमारी डीजीपी को कुछ आइडिया नहीं है, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि ठीक 2-3 दिन पहले बंगाल में ईडी के खिलाफ वहां के मुख्यमंत्री जो कि बहुत एग्रेसिव रहती हैं उनने हुआ, तो ये उसी लपेट में एक लॉबी जैसा कि भाई नहीं भाई अब लग रहा है कि ईडी के खिलाफ राज्य के जो मतलब नेता हैं और राज्य हैं वो रिटेलिएट करने का एक मतलब एक ट्रेंड शुरू हो गया है। उस वैसा ट्रेंड बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन ये जो अनुपस्थिति है दो महत्वपूर्ण लोगों के इस पूरे घटनाक्रम से, ये इसको संदेहास्पद बनाती है। और उसके बाद एक तो बात ये हो गई, दूसरे मतलब ब्यूरोक्रेसी में भी मुझे तो इसमें जो मुझे मतलब जो सुगंध आ रही है इसमें कि इसमें बड़ा ब्यूरोक्रेट भी नहीं है, कोई बहुत छोटे प्लेयर खेल रहे हैं यहाँ पे। मतलब जो रडार से इतने नीचे जा रहे कि रडार उसको पकड़ नहीं सकता, इस लेवल के प्लेयर हैं यहाँ। और मतलब और ये अगर इस सूत को पकड़ा जाए तो यहाँ लंबे समय तक कुछ एक अलग ही तरह का घोटाला पनपा है, उस पे से अब पर्दा हटने को है, उसको छुपाए रखने के लिए ऐसे उटपटांग हरकतें हो रही है जो कि अब तक के किसी भी फॉर्मेट में हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मैंने किसी ने सोचा भी नहीं था कि अरे जिस दिन ये खबर आई हम लोग हैरान हो रहे हैं ये क्या बात हो गई। उसके बाद जो अब ये खबर आ रही है कि वो आदमी खुद जा करके अपने सर पे मार के जाता है, मतलब अजीब सा हो रहा है। तो ये जरूर कोई तीसरा खेल रहा है, और वो जो है बहुत छोटा प्लेयर है। ये वाली मैं चीज ऐड थोड़ा सा पंकज जी से अलग आकर के कह रहा हूँ, वो बहुत छोटा प्लेयर है। नहीं, पंकज जी ने नहीं कहा कि वो बहुत बड़ा प्लेयर। नहीं, अब नहीं, ब्यूरोक्रेट्स की जब बात की है कि लॉबी और ये वो, उसके पहले के जो चंद नाम गिना है तो वो शशि जी जो खबरें आई हैं, जैसे मैंने भी कल पोर्टल पर रात में लगाया था और आज अखबारों में भी एक अखबार में छपी है खबर, तो उसमें कहा गया है कि एक तो संतोष सिंह बिना बुलाए पहुंच गया, और फिर पहले जो उसने बयान दिया था उसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिए थे, लेकिन इस बार जब वो बिना बुलाए गया तो कुछ लोगों 2-3 लोगों का नाम उसने लिया, बाकी लोगों पर नाम नहीं लिया। जब ईडी ने कहा कि तुमने पहली बार जब इतने सारे लोगों के नाम लिए थे तो अभी सिर्फ तुम 2-3 लोगों को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? इस पर झुझलाया और उसने कथित रूप से अपना जो जार उठा के पानी का वो सिर पे मार लिया। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो घोटाले में शामिल हैं और वो नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए, तो या तो मामले को डाइवर्ट करो या कुछ ऐसा करो ताकि ये मामला ही दूसरी तरफ चला जाए और जो घोटाले का जो आरोप है वो थोड़ा दब जाए, ढक जाए। ये आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जो कहा जा जो बयान ईडी का जो आया है उसके तरफ से जो फाइंडिंग्स आ रही है हम लोगों की, उसमें यही कहा जा रहा है कि बिना बुलाए गया और फिर बिना बुलाए अपने मन से कुछ लोगों का नाम लेकर दे रहा था। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं जो इसके पीछे हैं और नहीं चाहते हैं कि उनका नाम सामने आए। जी, यही बात इसमें सबसे अनोखी हो रही है कि पहले वो आदमी जाकर के जिनका नाम लेता है और फिर उन्हीं नामों को के बारे में जब पूछताछ होती है तो फिर वहां से मुकरने लगता है और गोलमोल बातें या दूसरी बातें करने लगता है। ये शक को बढ़ाता है। और जब मैं छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कुछ अलग तरह का घोटाला है जो छोटे टिकट में हो रहा है, और छोटे टिकट में ये बड़ा घोटाला है। मतलब एक होता है ना कि मतलब कई जीरो वाले जब घोटाले होते हैं, ये कई जीरो वाला नहीं है, छोटे छोटे जीरो हैं, लेकिन ये जीरो बहुत सारे वॉल्यूम में है। तो छोटे टिकट का अगर किसी एक को पकड़ते भी हैं तो वो बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन ये सीरीज है और इससे बहुत सारे लोग एकदम से उभर जाएगा तो खेल बिगड़ेगा। तो इसलिए इसको ना बहुत डिरेल करने की कोशिश हो रही है, और उसी डिरेल के का ये हमको नमूना दिख रहा है
क्योंकि कंफ्यूज कर दीजिए, ये कंफ्यूजन है। मतलब ममता बनर्जी वाले इवेंट से इसको जोड़ करके एकदम दूसरे लाइन पे इसको ले जाने की, केंद्र राज्य संबंध बिगड़ रहे हैं, उस टाइप का चीजों की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। जबकि इधर अगर देखें, पिछले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य के संबंध धीरे धीरे सुधर रहे हैं। तो कोई तो है जो नहीं चाहता है कि हालात जो हैं यहाँ बदलें, अच्छे की तरफ हो। तो ये नेगेटिव एलिमेंट है जो यह राज्य के विकास में बाधक बनना चाह रहे हैं। यहाँ के जो चीजें अच्छी हो सकती हैं वो होने नहीं देना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कल को अगर केंद्र और राज्य के संबंध सुधरते हैं तो जो हो ऐसे छोटे प्लेयर्स जिनके आपकी मतलब अच्छा खासा कमा खा रहे होंगे, उस सिस्टम में जो दिल्ली और रांची के कोलैबोरेशन से जब चीजें होंगी तो वहां पर चीजों को, वहां से रिसाव थोड़ा कम होगा। उस रिसाव में वो शायद प्यासे रह जाएंगे, तो अपनी प्यास बुझाने के लिए वो घड़ा फोड़ने में लगे पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए चौबे सर, ये बड़ा छोटा पीएचडी विभाग का कुछ 12-14 करोड़ या कुछ आसपास का मामला है घोटाले का। झारखंड में हम लोगों ने तो बड़े बड़े घोटाले देखे हैं, 4000 करोड़, 8000 करोड़, मधु कोड़ा और उनकी कैबिनेट के 5-6 मंत्री जेल चले गए सब घोटाले के आरोप में। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले के आरोप में जेल भेज दिया। इन सब के बाद भी कभी ऐसा स्टेट की तरफ से या उस जो लोग इसके शिकार हुए, जो जिन पर आरोप लगा, ऐसा कोई वाकया है क्या? जैसे हेमंत सोरेन को तो ईडी उनके घर से उठा कर ले गई, उन्होंने गिरफ्तारी के पहले राजभवन जाके इस्तीफा दे दिया, जबकि अरविंद केजरीवाल नहीं दिए थे इस्तीफा, जेल में रह गए, इस्तीफा नहीं दिए। भानु प्रताप शाही, मधु कोड़ा, बंधु तिर्की, हरिनारायण राय, एनो सेक्का, सत्यानंद भोक्ता, इतने लोग तो थे जो मंत्री रहते रहते तमाम तरह के घोटालों में जेल चले गए और केंद्रीय एजेंसियों ने भेजा। कभी ऐसा टकराव तो देखने को नहीं मिला है। क्या लग रहा है आपको? जबकि वो झारखंड की राजनीति का जो 2005 से लेकर 2009 तक का काल था, वो सबसे ज्यादा घोटालों का काल था, राजनीतिक अस्थिरता का काल था, और जितने तरह की राजनीतिक लंपटगिरी हो सकती थी उस दौरान हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप बताएं जरा। देखिए उस पीरियड में भी हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, जब 2008 के बाद, मतलब 7 के अंत के बाद, 8 के बाद, जब सीबीआई का मामला चला था कोड़ा कैबिनेट को लेके, मतलब पूरे कैबिनेट को नहीं, जो जो लोग आरोपी बनाए गए थे, तो उस समय भी कुछ लोगों को सीबीआई वालों ने टॉर्चर किया था। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, बात नहीं आई सामने, टॉर्चर किया था, मैं जानता हूं। और टॉर्चर करते हैं लोग, जांच एजेंसियां टॉर्चर करती हैं। और अभी की स्थिति में सबसे ज्यादा कहिए कि तेज तर्रार और जिसका डर रहता है, जिसका आतंक रहता है, जिसका खौफ रहता है, वो ईडी ही है। अब सवाल यह है कि संतोष को का सिर फोड़ा गया या उसने खुद फोड़ लिया? उसका सिर फूटा, इसमें पहला सवाल है कि संतोष भेजा गया या खुद गया? ना भेजा गया या खुद गया, सब कुछ होते हुए मैंने मान लिया भेजा गया, मैंने मान लिया गया, उसका सिर फूटा, इसमें कोई शक नहीं। फूटा पर भी संदेह है कि फूटा कि नहीं फूटा, टांके लगे कि नहीं लगे? नहीं, टांके ये तो ईडी भी मान रहा है कि टांके लगे। वो तो कोर्ट में, उसने भी, जो मीडिया में खबर आई उसमें तो ये है कि ईडी भी मान रहा है। तो ईडी जैसा तेज तर्रार, ईडी जैसी जो तेज तर्रार एजेंसी है, उसके ऑफिसर्स के बीच में एक आदमी, मैंने मान लिया, ईडी की ही बात मान ली कि वो शीशे का जग या शीशे का बोतल उठा के सिर पे मारता है, वहां रखा ही क्यों गया? आप किसी को रखेंगे कहीं पे तो वो चीजें आपने रखी क्यों थी? उनके सामने ये हुआ, मान लिया संतोष ने खुद मारा, मान लिया। तो पानी तो देगा ना सर पीने के लिए? पीने के लिए आप शीशे का गिलास क्यों देंगे? अरे शीशे का सामान हो गया है आजकल, प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध है तो आप उसको माना जाता है, ग्लास पे दीजिए, ग्लास में दीजिए ना। वहां वो जग या बोतल क्यों रखा हुआ था? और रखा हुआ था तो उतने लोगों के बीच, मतलब जो सबसे बड़ी तेज निगाहें हैं उनके बीच एक मामूली क्लर्क अगर ऐसी घटना कर लेता है तो मुझको उनकी तेजी पे शक है। और दूसरी बात कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो सुरक्षित रखा जाए। वो वीडियो तो सच्चाई बताएगा किसने मारा, या मतलब उसने खुद मारा या इन्होंने, ईडी वालों ने मारा।
लेकिन टॉर्चर वाली बात है, टॉर्चर करते हैं लोग, खूब करते हैं। और सवाल यह है कि ये खुल गया, जैसे इसका चूंकि सिर फूटा इसलिए खुल गया, इसने कहा तब लोग जाने, दूसरी बात यह है। और जब ये कहा तब उसके बाद इधर की सर्च लाइट जाने लगी कि इसने कहा क्यों। पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है। जिस समय ये हुआ था तो एक दो मंत्री भी पिटाए थे सीबीआई से, मैं जानता हूँ। अच्छा, अब नाम भी लूंगा, नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। सीबीआई वालों ने उनकी अच्छी खासी मरम्मत की थी, इसमें कोई शक नहीं है मंत्री जी। ना ना, अभी कहाँ मंत्री है, मतलब जब वो अभी तो कोई ऐसा मंत्री है नहीं जो उसमें था। हाँ, मतलब अभी जीवित है, धरती पर है ना। हाँ, जीवित है, जिंदा है। उस समय के लोग गए कहाँ हैं, यही हैं। कुछ लोग तो अब उधर चले गए हैं, इधर से उधर चले गए हैं, सब बताने की जरूरत है नहीं। अब तो क्या कहिए, सेफ साइड पकड़ लिया है कुछ लोगों ने, और जिन लोगों ने नहीं पकड़ पाया है वो अपना भुगत रहे हैं। और वो पिटाने वाले गए कि नहीं जी, पिटाने वाले उधर रह गए कि उधर गए? गए हैं, उधर भी गए हैं, एक गए हैं उसमें, एक है। अच्छा। और इधर वाले तो खैर पिटाए ही थे। तो जांच एजेंसियां ऐसा तो है नहीं कि रसगुल्ला खिला के पूछती हैं कि बता दे भैया, रसगुल्ला लोगे, चलो रसमलाई मंगा देते हैं, चलो तुम्हारे लिए। जो सुनते आए थे ना कि कसाब को बिरयानी दी जाती थी, ऐसा नहीं है कि बिरयानी खिला के पूछा जाता है, मिर्चा खिला के ही पूछा जाता है। और टॉर्चर के और भी कुछ तरीके इधर डेवलप हुए हैं जो मतलब बड़े वल्गर टाइप के हैं, और उसमें वो लोग कह भी नहीं पाते हैं जिनके साथ। जैसे इमरान खान के साथ पाकिस्तान में हुआ था कुछ, तो वो कह भी नहीं पाते। उससे भी वल्गर है, इमरान खान से भी वल्गर है वो, मैं बता दूंगा कभी पर्सनली, बहुत वल्गर है वो। तो वो होता अच्छा। है। और ऐसी बात जिससे आप पूछेंगे, मतलब जो घोटालेबाज है मतलब क्रिमिनल है, घोटालेबाज है मतलब एक तरह से वो क्रिमिनल है। जिस पर आपराधिक धारा लग गई तब अपराधी मान लिया जाता है, उसमें क्या है? हाँ, वो क्रिमिनल है। और वो बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है, बहुत शार्प होता है। कोई भोंदू टाइप का आदमी ये सब काम नहीं करता है। और वो शार्प होते हैं तो उनके साथ पेश आने में कोई ऐसा नहीं है कि बाबू भैया कह के पूछा जाता है, बाबू भैया कह के कोई नहीं बताता है। लेकिन होता क्या है कि वो बड़ा एकांत में होता है, पहले जैसा तो है नहीं। मतलब मैंने तो सुना है, देखा है, आप लोगों ने भी सुना देखा होगा कि पहले थाने में होता था कि चोर पकड़ाया, डकैत पकड़ाया, मर्डर पकड़ाया, या कि कोई भी पकड़ाया तो थाना सामान्यतः ऐसा है नहीं कि बहुत एकांत में रहता है, दूर में, आबादी से 10-20 किलोमीटर दूर रहता है। वो तो आबादी के क्षेत्र में रहता है, और वहां अच्छी ठुकाई होती थी, और लोग आवाज भी सुनते थे, उल्टा लटका के भी पीटा जाता था। अभी भी किया जाता है, 3rd डिग्री जिसको बोलते हैं, अभी भी होता है। और जितनी जांच एजेंसियां 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती हैं, अलग अलग तरीकों से, बहुत अलग तरीके होते हैं। और मैं क्या कहूँ, चूंकि कुछ लोग मुझसे बड़ी घनिष्ठता से जुड़े रहे हैं, मैं कहूँ घनिष्ठता मतलब मेरे रिलेटिव ही रहे हैं इसमें, तो उन लोग जो कि जांच एजेंसियों में, तो वो बताते रहे हैं कैसे कैसे वो करते हैं। तो ये बहुत, लेकिन ये है कि झारखंड के लिए ये एक बड़ी खराब घटना है, ये खराब घटना है। और जो बातें चल रही थी कि केंद्र राज्य संबंध, ममता बनर्जी, मेरे ख्याल से ममता बनर्जी वाला केस बिल्कुल अलग किस्म का है, ये अलग किस्म का है। ममता बनर्जी का केस बिल्कुल अलग किस्म का है। ममता बनर्जी के यहाँ चुनाव होना है और अभी आप ईडी भेज दिए, 2 साल पुराना केस है, आप 2 साल से सोए हुए थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि भले ही केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व न हो, केंद्र सरकार का मतलब भी मैं साफ साफ कहूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भले ही इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन जो बातें अभी चल रही थी, दोनों भाइयों ने कही कि कोई तीसरी शक्ति ऐसा करना चाहती है, तो ईडी और सीबीआई पता नहीं क्यों जहां चुनाव होना होता है और विपक्षी दल का शासन होता है वहीं पहुंच जाता है टुघरते टुघरते। ऐसा क्यों होता है मेरी समझ में नहीं आता है। और फिर अगर वो उधर का रुख कर लेता है चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, जब उधर का रुख कर लेता है तो मामला सब शांत हो जाता है। तो शक की सुई यहाँ पे बनती है।
और दूसरी बात कि उधर क्यों नहीं जाते हैं? जैसे जो राज्य बीजेपी शासित हैं, वहां उनके चरण क्यों नहीं पड़ते हैं? और पढ़ते हैं तो इस ढंग से क्यों नहीं पढ़ते हैं? ये मतलब गंभीर वहां सवाल राम है, राज्य है सर, वहां कुछ थोड़ी होता है। समझे? तो ये गंभीर सवाल हैं और आप बड़े हल्के-फुल्के मोड में मैं समझता हूँ इस एपिसोड को ले जाना चाहते हैं। मैं गंभीर नहीं होना चाहता हूँ और नहीं, हल्के मने हम लोग गंभीर चर्चा भी कर रहे हैं, पर सवाल तो ठीक है आपका, लेकिन मौका भी तो दिया जाता है ना। मान लीजिए कि ईडी ने 3rd डिग्री दिया, उसको टॉर्चर किया, लेकिन जो पुलिस सामान्य लड़ाई झगड़े को रफा-दफा कराने के प्रयास में रहती है, एफआईआर दर्ज करने में उसका पसीना छूट जाता है, वो एक संतोष सिंह की शिकायत पर ईडी जैसे एक एजेंसी के दफ्तर घेर लेती है, घुस जाती है। आप इस चीज को क्यों नहीं याद कर रहे हैं कि जब हेमंत सोरेन की अरेस्टिंग हुई थी, तो उस समय क्या पुलिस एक्शन में नहीं आई थी? वहां भी हुआ था। वो हेमंत सोरेन में और पीएचडी विभाग के निलंबित क्लर्क में अंतर है ना सर? सवाल है कि ये सरकारी विभाग ही है ना, आखिर सरकार का ही एम्प्लॉई है ना, और सवाल है कि वहां से निकल के ये किसके पास जाएगा? एक सवाल है, अगर फर्जी केस है तो भी, मान लिया मैंने कि फर्जी केस है, तो भी वहां से निकल के ये किसके दरवाजे पे जाएगा? जाहिर बात है कि अपनी पुलिस के पास जाएगा, वो सेना के पास तो नहीं न जाएगा। जैसा हुआ कि बीएसएफ लगा दो, वो बीएसएफ के पास तो नहीं जाएगा, सीआईएसएफ के पास नहीं जाएगा, सीआरपी के पास नहीं जाएगा, सीबीआई के पास नहीं जाएगा, ले दे के वो तो जाएगा पुलिस के। जनता है सर, एक केस कराने चलिए थाना में चलते हैं तो देखिए उसके बाद पुलिस का एक्शन। तो पुलिस का एक्शन तो पुलिस, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि यहाँ की जो पुलिस है, जो स्टेट पुलिस है, वो ईडी और सीबीआई से उसका मतलब 63 का रिश्ता तो नहीं ना है 6-3 वाला, उसका 36 का ही रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं। उसने एक मौका देखा, या जो पंकज जी ने कहा, जो शक्ति जी ने कहा, ये लोग एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, तो कहा तो इनके पास इंफॉर्मेशंस हैं, तो हो सकता है कि कोई तीसरी शक्ति उसमें लगी हो। लेकिन मेरा सवाल है कि तीसरी शक्ति लगी हो, चौथी शक्ति लगी हो, ये अलग मैटर है, लेकिन ईडी के सामने उसका सिर फूटा, ये ऑब्जेक्शनेबल है। ये मेरी समझ से ऑब्जेक्शनेबल है। चलिए, ऑब्जेक्शनेबल है तो उस पर मुकदमा हो गया, उस पर तो अलग इन्वेस्टिगेशन होगी। पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा आनंद जी, झारखंड में तो चुनाव भी नहीं है अभी, मतलब उस तरह का विधानसभा का नहीं है, हेमंत सोरेन रहने वाले हैं। हम पिछले 3 एपिसोड से चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं, और बार बार हम ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन भी थोड़े सॉफ्ट है और केंद्र सरकार भी सॉफ्ट है, और एक सॉफ्ट प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया। ऐसे वक्त में कौन ऐसा बेवकूफ है जो जानबूझ के टकराव मोल लेगा बिना मतलब का? इतने बड़े बड़े घोटाले घपले की जांच चल रही है, पेयजल वाले 18 करोड़ के घोटाले के चक्कर में, एक कैशियर के चक्कर में केंद्र और राज्य का टकराव मोल लेना क्या राजनीतिक रूप से आपको परिपक्व लगता है? और आप जब बोल रहे हैं कि चौबे सर ने कहा कि जहां जहां चुनाव होता है, तो ठीक है, हो सकता है कि बंगाल में चुनाव हो तो छापेमारी हो रही होगी, मैं ये भी मान लेता हूं कि खाली विपक्ष पे होती है, सत्ता पक्ष पे नहीं होती है, सही है। लेकिन झारखंड में तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, यहां काहे टकराव लेगा कोई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हेमंत और केंद्र को नजदीक आते देख कुछ और लोगों को भी कष्ट है? क्योंकि मैं 2 घटना बता रहा हूं पिछले 1 हफ्ते में हुई है। एक तो ये ईडी वाला हुआ है, इसके चलते राज्य और केंद्र का टकराव बढ़ेगा। दूसरा, हेमंत सोरेन लंदन में है, 23 तारीख को एक ऐसे व्यक्ति के साथ उनकी मुलाकात है जो घोर कम्युनिस्ट, घोर वामपंथी और साउथ एशिया की एक्सपर्ट कहती है, लेकिन उसका पूरा देख लीजिए करियर, वो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट करती है, वो अरुंधति राय की उसकी दोस्त है। वैसे व्यक्ति के पास हेमंत सोरेन को ले जाकर बैठाना, और मैं इसलिए डर रहा हूं पता है, क्योंकि एक बार और पहले हुआ है, एक बार और हेमंत को इसी तरह हार्वर्ड में ले जाकर 2 स्टेटमेंट दिलवाए गए थे। पहला स्टेटमेंट यह था कि आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं, दूसरा स्टेटमेंट यह था कि जो भोजपुरी बोलने वाले होते हैं वो सीना पे पैर रख के आदिवासियों को पहले गाली देते थे। हेमंत सोरेन का व्यक्तित्व नहीं है। वहां ले जाके इस तरह के सवाल फ्रेम किए गए कि इनको वो जवाब देना पड़ा, और फिर आके उसका क्लिप कितना वायरल हुआ। मुझे डर है कि 23 तारीख को एक मुलाकात होनी है उस वामपंथी से, और देखिएगा कि फिर कुछ न कुछ इनसे इस तरह का निकाल के कि भारत में हो सकता है आदिवासियों का अभी दमन बहुत चक्र जारी है, या इस तरह नक्सलवाद को लेकर, क्योंकि वो नक्सली एक्सपर्ट भी है, कोई क्लिप जरूर वायरल होगा। इन सब वायरल होते क्लिप से होगा क्या?
होगा यही कि वैचारिक आधार पर दूरियां बढ़ेगी, और कोई शक्ति ऐसी है जो कि जानबूझ के इन घटनाओं को, देखिए ना, इससे क्या होगा, डिस्टेंस ही बढ़ेगा ना सिर्फ ईडी वाले से या उससे। कौन ऐसा है जो नहीं चाहता है कि हेमंत सोरेन केंद्र में सौहार्दपूर्ण रिश्ते हों, और कौन से ऐसे विचारधारा वाले लोग हैं जो नहीं चाह रहे? इस एंगल से कभी सोच के देखिए, क्योंकि अभी ऐसी कोई बात नहीं थी कि राज्य पुलिस ईडी के पास जाए या ईडी राज्य के साथ टकराव ले या केंद्र सरकार जानबूझ के हेमंत सोरेन को अपने से दूर करे। मुझे तो राजनीतिक कारण समझ में नहीं आ रहा है। और अगर अमित शाह चाणक्य हैं और उन्होंने अगर ईडी के अफसरों को जान के इस तरह हिंसक होने के लिए कुछ उकसाया वगैरह है, तो इसका मतलब कि वो नहीं चाहते कि हेमंत सोरेन आए उनके आसपास। तो मुझे इतने बेवकूफ तो नहीं लगते अमित शाह, और ना मुझे हेमंत सोरेन इतने बेवकूफ लगते हैं कि वो पहले स्विट्जरलैंड जाएंगे, उसके बाद लंदन जाना है, तब तक पीछे से कह देंगे कि जाके ईडी का दफ्तर घेरो रे। सीएमओ को जानकारी नहीं, डीजीपी को जानकारी नहीं, फिर कैसे? ऐसा कभी पहले तो मैंने नहीं सुना। हाँ, शशि जी कुछ इस पर बोलना चाह रहे थे। इस पे दो तीन बातें मतलब मुझे दिख, अरे क्या हो गया, हेलो, हाँ, इस पे दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहला तो ये 18 करोड़ का जो आंकड़ा है, इस में जो घोटाले का 18 करोड़ का ये आंकड़ा जो इतना छोटा है, ये मुझे हैरान कर रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये स्मॉल टिकट बड़ी चेन, यहाँ मैं एक कंपनी का जिक्र करूंगा, नाम नहीं लूंगा, देश की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक बिल यहाँ पर, मतलब ये मॉडस ऑपरेंडी समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम वो कंपनी है, हमने यहाँ बिल दिया, ठीक है, वहां जिस अकाउंट में मेरा पैसे जाना है, मतलब जो कंपनी का जो अकाउंट है, वहां पर एक बहुत ही नीचे के लेवल का अधिकारी उस अकाउंट को बदल देता है, और वो पैसा मेरे अकाउंट में जाने की जगह वो पंकज जी के अकाउंट में चला जाता है, और मुझे अंधेरे में रखा जाता है कि आपका बिल आज क्लियर होगा, कल क्लियर होगा। ऐसे करते करते बहुत लंबे समय तक खींचा जाता है। इस बीच में उस छोटे से उस अमाउंट को सीधे बाजार में निवेश कर दिया जाता है। ये कलकत्ता रूट, हम लोग जानते हैं कि झारखंड से पैसा किस तरह से कलकत्ता रूट होते हुए ये बाजार और बहुत तमाम जगह पे निवेशित होता था। तो ये उस तरफ मुझे ये इशारा दिख रहा है। ये छोटा छोटा 15 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, तो ये इस तरह के अमाउंट हैं। और उस कंपनी को बहुत लंबे समय तक जब वो बहुत दबाव बनाने लगी, तो कभी उसको थोड़ा सा अमाउंट दिया जा रहा है, फिर और देते हैं, ऐसे करके। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि यहाँ पर निवेश का माहौल बनाने की जो बात हो रही है ना, बड़ी बड़ी बातें, ये छोटी छोटी चीजों को ठीक करना होगा। और ये जो छोटे छोटे लेवल पे जो, मतलब क्लर्क लेवल का आदमी इस खेल में कैसे है भाई? क्लर्क लेवल के लिए भी ये 18 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। तो ये इस लेवल के क्लर्क से लेकर के बड़े बाबू और मतलब डायरेक्टर लेवल तक में खेल हो गया। आज एक अधिकारियों की एक लिमिट होती है कि फलाने अधिकारी इतना अमाउंट तक को रिलीज कर सकते हैं। ऐसे करते करते मेरे ख्याल से डायरेक्टर लेवल पे 1 करोड़ तक का लिमिट होता होगा। इसके नीचे के अधिकारियों का भी एक ऐसा मतलब मकड़जाल है जो बड़े अधिकारी भी उसमें उलझ जाते हैं। यहाँ पर मुझे ये वाला एंगल ज्यादा मतलब तार्किक लग रहा है। तो चलिए ये ईडी का प्रसंग हो गया, और इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या सर? खाली एक लाइन, हेमंत सोरेन लंदन में एक महिला से मिलेंगे जिसपे एक कॉर्नर से आपत्ति की जा रही है। मुझको 2024 का 25 में हुआ था ना, 2025 का लोकसभा चुनाव याद आ रहा है। 25 में, पिछले ही साल हुआ था ना? नहीं, 24 में हुआ था। 24 में, हाँ, लोकसभा चुनाव में यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई थी, और वो बेचारी विवादों से दूर रहती है। मतलब मैं किस्सा ही सुना रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ। हमेशा वो विवादों से दूर रही है। और उनके डायट पे एक आदमी आया था, किसने पेश किया था, कौन आदमी था वो? विष्णु अग्रवाल थे। ध्यान में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, बिट्टू अग्रवाल और वो जमीन घोटाले वाला कमलेश। तो सवाल है, ऐसा कर दिया जाता है
वो तो निर्मला सीतारमण थी कि इस बात की ज्यादा चर्चा नहीं हुई। इनकेस अमित शाह या मोदी के डैश पे रहते तो ज्यादा ये हिट कर जाते, नहीं कर जाते। बिल्कुल, यही बात पंकज भी बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि आप किसी के साथ बैठा दीजिए और किसी के मुंह से कुछ निकलवा लीजिए और फिर उसको प्रचारित कीजिए, तो इसका मतलब है कि जो चीजें सही दिशा में जा रही हैं या ले जाने की कोशिश हो रही है, उसको कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चौबे सर की तरफ ही लौटते हैं, आपके पुराने जो मित्र हैं सीपी सिंह, उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा जब वो आदित्य साहू के जो ताजपोशी वाले कार्यक्रम में स्वागत कर रहे थे और कह रहे थे कि अच्छा समर्पित कार्यकर्ता बन गया है। आया राम गया राम नहीं बना। कौन है ये आया राम गया राम बीजेपी में? क्या बाबूलाल मरांडी पर मजा ले रहे थे? सीपी सिंह वैसे भी बोलने के लिए बहुत मशहूर है, चाचा कभी भी कुछ भी किसी को बोल सकते हैं और आप भी के इलाके से आते भी हैं। नहीं, चुटकियां लेने की उनकी आदत है। हाउस में भी अक्सर वो बोलते हैं, हाउस में भी खूब बोलते हैं, चुटकियां ही लेते हैं, मजा लेते हैं कहिए। और यहाँ भी वो मजा ही ले रहे थे, इसलिए कि केवल झारखंड बीजेपी ही नहीं, पूरी बीजेपी तो आया राम गया राम वालों से भर गई है, नहीं भरी है? हाँ। पूरी बीजेपी पूरी, आप देखिएगा रांची से लेके दिल्ली तक पूरे देश में देखिएगा तो वो बीजेपी तो आया राम गया राम से भरी हुई है। तो यहाँ पे कुछ आया राम गया राम भी थे उम्मीद में। अब बाबूलाल मरांडी जी की ओर जब आप बोल रहे हैं तो बाबूलाल मरांडी को तो छोड़ना ही था ये पद, तो उनपे शायद ये बात नहीं हो सकती है। और तो भरे हुए हैं, कितने लोग हैं, कितना नाम लें, कितने नाम लें? रघुवर दास को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे ही लोग हैं सर, जो भी मतलब थे कि उम्मीद में थे तो वो सारे के सारे वैसे ही हैं। तो इन्होंने चुटकी ली, चलिए बढ़िया किया, कोई खराब नहीं कहा। और सीपी सिंह जी की उम्र भी अब हुई, मेरे ख्याल से 70 पार तो कर ही गए होंगे, तो गुस्सा जाएंगे नहीं किए होंगे तो। हाँ बाबू साहब गुस्सा जाएंगे, 70 नहीं पहुंचे होंगे तो। नहीं पहुंच गए होंगे, 70 से ऊपर ही होंगे मेरे ख्याल से। और अच्छा, विधानसभा लड़ना नहीं है, पहले ही बोल दिए हैं। तो वो जो है तो चुटकी ली है उन्होंने, और चुटकी लेने की उनकी आदत है, अच्छी बात है। अब चलिए उसमें हम उम्मीद करते हैं कि वो तो आया राम गया राम नहीं है, शायद अगला चांस उनको मिल जाए। अब ये नहीं कहिएगा अभी बोल रहे 70 साल के हो गए, अभी उनको कहाँ अब चांस है? अब तो वानप्रस्थ का समय आ गया होगा। अरे क्यों नहीं चांस है? बीजेपी में या किसी भी पार्टी में, इवन भारतीय संविधान में और व्याकरण में भी हर जगह अपवाद होते हैं कि नहीं होते हैं? हर जगह अपवाद सिर्फ महामानवों के लिए होते हैं, साधारण मानवों के लिए नहीं होते। आप ये देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में विश्रामपुर कंस्टिट्यूएंसी से रामचंद्र चंद्रवंशी को टिकट दिया गया था कि नहीं? वो कितनी उम्र के? वहां विकल्प नहीं था सर। कैसे विकल्प नहीं था? अब रामचंद्र चंद्रवंशी का कोई विकल्प नहीं है इनके पास, वो विकल्प किसी जितना उनके पास विकल्प है टिकट लेने का, उतना विकल्प किसी के पास नहीं। नहीं तो वो तो जो चाहते थे वो नहीं हुआ, उन्हीं को थमा दिया गया ना। वो तो अपने बेटे को चाह रहे थे, तो जो विकल्प पेश किया गया था वो तो उसके लिए भी था, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो विकल्प का ऑप्शन और बढ़ भी जाता, उसमें कोई चिंता की बात तो थी नहीं। तो लेकिन उनको टिकट दिया गया। जी अपने लिए चाह रहे, चंद्रवंशी जी बेटा के लिए चाह रहे थे, उनको मिल गया। रघुवर जी अपने लिए चाह रहे थे, बहू को मिल गया। ये सब तो राजनीति में चलता रहता है। लेकिन अब 75 वाली बात तो बीजेपी में करनी ही नहीं चाहिए। खुद मोदी जी उसका उल्लंघन कर चुके हैं, जिन्होंने मतलब जो सूत्र दिया था वो खुद ही सूत्रधार ही अलग हो गया कि नहीं भाई, हम अब इससे अलग, इसको हम पार कर जाते हैं। तो वो 75 वाला नहीं है। और सीपी सिंह जी मतलब हैं, अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे लीडर हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। अदरवाइज रांची जैसी जगह से लगातार जितना 7 बार हाँ 7 बार जितना कोई आसान खेल नहीं है। तो अच्छे लीडर हैं और जानकार लीडर हैं, और उनको मौका मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल है कि जो अभी परिस्थितियां हैं उसमें शायद वो फिट नहीं बैठेंगे। जो फिट नहीं बैठेंगे मतलब जो अब तो सब जगह चल गया वो ना जाति वाला, और खास करके राहुल गांधी ने वो ढोल पीट के कि भाई जितनी जिसकी क्या है आबादी, उसको जितनी जिसकी आबादी हिस्सेदारी उसको उतना मिलेगी।
तो उसपे, और बीजेपी तो पहले ही से चल रही थी, बिना शोर किए चल रही थी। राहुल गांधी ने उसको ओपन कर दिया अपने इसके लिए, तो उसमें शायद वो फिट नहीं बैठेंगे। लेकिन जो हुआ ठीक हुआ, उनको उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। सीपी सिंह जी जितनी उसको ले ही हम लोग तो माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए ईडी से भारी हो गया था, इसलिए थोड़ा सीपी सिंह को ले आए। ठीक है, उनकी आदत है। नेता तो निर्विवाद रूप से अच्छे हैं, लेकिन आबादी हिस्सेदारी वाला मामला देखिए, अभी बीजेपी ने ऐसे जाति के आदमी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है जिसकी आबादी 0.5% भी नहीं बिहार झारखंड। तो नितिन नवीन को बनाने का मतलब है कि आबादी हिस्सेदारी नहीं, योग्यता, टैलेंट बीजेपी कदर करती है, आप उसको मानिए। तो टैलेंट में तब तो बढ़िया है कि पूरे झारखंड में, अगर मतलब पूरे देश में नितिन नवीन का टैलेंट, पूरे झारखंड में अगर अपना आदित्य बाबू का टैलेंट, तो चलिए ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। हो सकता है उनका अपना पैमाना हो, और उतनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और तो उसके पास उसका जो पैमाना है उसमें हम लोग क्यों शक उठाएं। बहुत अच्छा है, जिसको किया बहुत अच्छा किया, उनको मौका दिया जाना चाहिए। देखिए, अब संजोग से उनको मौका तो मिला है, आदित्य बाबू को मौका तो बहुत बढ़िया मिला है, फिलहाल पॉलिटिकली बहुत बढ़िया मौका है उनके लिए, मतलब तुरंत गर्मा गर्म अपने को साबित करने का। देखिए कितना कर पाते हैं, अभी तो मौके यहाँ बहुत हैं, बहुत मौका है अभी इससे बढ़िया मौका नहीं है। हाँ, उनके लिए मौके बहुत है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनका मौका चला गया है। भाजपा में जो बहुत सारे बड़े बहुत सारे नहीं है, कुछ गिने चुने ही नाम है, 4-5 से आगे हम लोग बढ़ नहीं पाते हैं। तो अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपई सोरेन, ये 3 लोग हैं, और 2-4 और होंगे जो चर्चा में उतने नहीं रहते। मधु कोड़ा को क्यों भूल जाते हैं? मधु कोड़ा फिलहाल चुनावी राजनीति में नहीं है, क्योंकि उनके अयोग्यता का मामला अभी कोर्ट में है। बहुत यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि उनको कांग्रेस में भी थे तो कांग्रेस ने तो उनको कुछ नहीं बनाया, और इनको तो राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बना दिया। अब क्या, अब तो हो गए, तो अब तो धुल गए, अब तो सारा दोष पाप मिट गया। राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बीजेपी का बहुत वैल्यूएबल पद होता है, और वो मिल गया, तो अब उसके बाद क्या बचा है। तो उनको उसी पंक्ति में रखिए। और उनमें खासियत है कि मतलब अर्जुन मुंडा जैसे सीजन लीडर को पटकनी देके उन्होंने अकेले सत्ता हथियार ली थी और चलाया था 2 साल बढ़िया। तो उस आदमी को तो क्रेडिट देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात की पब्लिक के बीच ये भी इमेज है, वो तो बेचारे सीधे आदमी है, उनको फंसा दिया गया। और ये बात भाजपा भी बोलती है। और भाजपा के पास दूसरी बात की, अब चंपई सोरेन के लिए भी तो यही बोल के ले गए कि भाई अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ यही हैं, और सर्वश्रेष्ठ बेचारे घूम रहे हैं, कभी संतालपुरा के घूमते हैं, कभी उधर कोल्हान तरफ घूमते रहते हैं। इतने जो सर्वश्रेष्ठ जिसको कह के ले गए, उसको तो कुछ सर्वश्रेष्ठ मिलना चाहिए था। मेरी उम्मीद थी कि शायद उनको कुछ बढ़िया पद मिलेगा। मेरा सवाल ही यही है कि मान लीजिए कि अब क्या है इन लोगों के पास अगले 4 साल में हासिल करने के लिए। पंकज जी थोड़ा बताइए कि अब अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, इस टाइप के नेताओं के लिए बीजेपी के पास क्या योजना, क्योंकि यहाँ से राज्यसभा भेजवाने की ताकत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बना चुके, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ही बन जाएंगे। एक मिनट पंकज जी के पास जाने के पहले मैं उनको एक और मसाला दे देता हूँ। आप मुंडा जी का बार-बार नाम ले रहे हैं, इसके पहले मुंडा जी को आप मंच से गाते सुने हैं कभी? नहीं, अंदर प्राइवेट में गाते थे जब मुख्यमंत्री थे, और पत्रकार मिलने जाते थे तो खबर नहीं देते थे, गाना बांसुरी गजल सब सुनाते थे वो। ना, अब तो सार्वजनिक तौर पे करने लगे। इस बीच जब मंत्री थे तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया भजन गाया था, हिट हुआ था, बहुत शानदार गाया था, कोई शक नहीं है, और यूट्यूब पे अवेलेबल है वो। और अभी जो कार्यक्रम में जिस ढंग से वो गा रहे थे, तो इससे तो हमको लगा कि वो खुश हैं, बहुत खुश हैं। एक तरह से सार्वजनिक। मुंडा जी कलाकार आदमी है, बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, गोल्फ बहुत अच्छा खेलते हैं, मल्टी टैलेंटेड आदमी है। लेकिन आगे क्या, पंकज जी से वही सवाल है कि आगे क्या है, खास करके अर्जुन मुंडा जैसे नेता जो अभी भी राजनीति के हिसाब से युवा ही माने जाते हैं। क्या बीजेपी उनको कहीं दूसरे राज्य से राज्यसभा भेजेगी, या फिर छोड़ देगी इसी तरह से कि अब अगले 4 साल 5 साल चुनाव के पहले तक आप अपना देखिए, जो करना है करिए, क्योंकि जनाधार वाला नेता बीजेपी के पास झारखंड में कोई नहीं बचा है।
तो अब बीजेपी कुछ पद देती है तो ये लोग सक्रिय होते हैं, इनके समर्थक भी सक्रिय होते हैं, और जब नहीं मिलते हैं तो फिर इसी तरह से बैठे रहते हैं कुछ मिले। क्या भविष्य लग रहा है? आनंद जी, थोड़ा सा मैं कड़वा बात बोल रहा हूँ यहाँ पे। अर्जुन मुंडा बांसुरी बहुत बढ़िया बजाते हैं और गोल्फ बहुत अच्छा खेलते हैं और कॉर्पोरेट में भी अच्छा खासा पकड़ है, पैसा वैसा भी सब कुछ ठीक है, पर चुनाव नहीं जीत पाते। दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। 2014 से चुनाव जीतने वाला सिलसिला थोड़ा गड़बड़ा गया है। अरे सर, 2014 के बाद 2026 चल रहा है ये राजनीति में, समझ रहे हैं? एक दशक 19 में जीत गए थे ना। हाँ, खूंटी में कैसे जीते थे सर, हमसे बढ़िया आप जान रहे होंगे। वो कोई बात नहीं, आप तो इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप जीत गया था तो उसको वर्ल्ड कप विनर ही तो बोलते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात, जो गंभीर बात मैं करना चाहता हूँ, जनता पे पकड़ नहीं। हाँ, वो खुद जुगाड़ में है, कोई जनरल सीट से अगली बार मिल जाए ताकि जनरल सीट के भरोसे निकल जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो आप कहें कि आदिवासी नेता है तो आदिवासी सीट से जीतना आज के परिस्थिति में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आदिवासी नेता कोई नहीं है, ये तो सब कोई नहीं, सब सर्वमान्य सर्व वर्गों के नेता, बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, इनमें से कोई आदिवासी नेता नहीं है। नेता है, आदिवासी कुल में पैदा हुए हैं पर नेता है। दूसरी बात यह है कि जितने आपने नाम लिया, चंपई सोरेन, नलिन, वो संथाल परगना वाले लॉबिन हेम्ब्रम या बाबूलाल मरांडी, मैं आपको आज ही दावे के साथ कह रहा हूं कि इनमें से कोई अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाला। अच्छा, क्यों? मुझे जहां तक जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि अगर नेता के रूप में तो ये सब अपने जगह पे भी चुनाव बहुत जैसे तैसे, खैर जैसे राजधनवार से बाबूलाल मरांडी लड़ते तो राजधनवार में तो वो समझ ही रहे हैं कि सामाजिक समीकरण वहां पे क्या है, और बाकी तो जो आदिवासी के बड़े नेता हैं वो सब अपने जगह पे हार ही जा रहे हैं ये सब। तो बीजेपी की दो तरह की थिंकिंग है, एक कि जो बिल्कुल नहीं दे सकता पहले उसको छोड़ो, जो प्रोबेबल दे सकता है पहले उसको पकड़ लो। तो इसीलिए साहू जी को, या देखिएगा अभी आने वाले वक्त में, पहले तो अपना वाला घर मजबूत करो, और बाकी लाने के चक्कर में अपना वाला भी छूट रहा था। दूसरी बात है कि ये जो पुराने हैं, अब उस शब्द का क्या दूसरा दे दूं, कहे कि कुछ लोग दगे हुए कारतूस हो गए हैं कि ठीक था, कभी होंगे, बुलंद इमारत रही होगी, लेकिन आज वो खंडहर हो चुकी है राजनीतिक रूप से, तो अब वो नहीं होंगे। अब देखिएगा, एक इसमें सिर्फ अपवाद मुझे जो नजर आता है, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा के बारे में लेके एक थिंकिंग यही है कि ठीक है, अभी उनका जनाधार नहीं, आदिवासी सीट पे तो नहीं जीतेंगे, कुछ नहीं, लेकिन एज के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से हो सकता है कि उनको कोई जनरल सीट देके दोबारा राजनीति में जिंदा रखा जाए, क्योंकि रणनीतिकार अच्छे। और मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप रघुवर दास को भी इसमें जोड़ लीजिए, रघुवर दास, चंपई सोरेन, सीपी सिंह, बाबूलाल मरांडी, लॉबिन हेम्ब्रम, अगला में से इनमें से कोई नहीं लड़ना, सब चलिए जाइए, नए लोगों को मौका दीजिए एक लाइन में। और जो बीच बीच में आते रहता है ना, आवाज आया या शेर आया तो उधर से चीता दौड़ गया, तो ये सब बेकार, ये कार्यकर्ता जो उनके पर्सनल होते हैं ना, ये सब माहौल बनाते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। दिल्ली में तो इसकी कोई गूंज नहीं रहती। और उस वक्त भी जब राज्यपाल से हट के ये आए थे तो शेर आया, बाघ आया, ये सब जो कर रहे थे, तो अंदर ही अंदर हम भी दिल्ली में उस वक्त थे, तो हम लोग सब हंसते थे कि क्या यार, कुछ पता है नहीं, ऐसे माहौल बनाए हुए कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं कि अनुभवी तो जो ज्यादा, सारे बुजुर्ग अनुभवी हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनको सबको जिंदा रखा जाए। आडवाणी कम अनुभवी थोड़ी ना थे, अब मुरली मनोहर जोशी से ज्यादा अनुभव है, तो अनुभव नहीं, अब आगे बढ़ना चाहती है पार्टी, और नितिन नवीन वही इंडिकेशन है कि नई टीम बनाओ, नए लोगों को ये करो। जहां पे पार्टी बिल्कुल नहीं है तो वहां तो जरूर करो, कम से कम। जहां मान लिया कि कोई एस्टेब्लिश है तो उसको छेड़छाड़ मत करो, लेकिन जहां हम जीरो हैं वहां क्यों नहीं नया नेतृत्व पैदा करें? जी तो शशि जी, आप बताइए कि नया नेतृत्व के नाम पर 65 साल के आदित्य साहू को लाने से क्या बीजेपी में कोई ऊर्जा आएगी? और जितने नेताओं की बीजेपी की हम लोग बात करें, इसमें जनाधार वाला नेता कोई नहीं है। बाबूलाल मरांडी को आप छोड़ दीजिए, जिन्होंने, मुझे लगता है और चौबे से सहमत होंगे, शिबू सोरेन के बाद सबसे ज्यादा झारखंड के किसी आदमी की पहचान है, पहुंच है, पकड़ है, वो तो बाबूलाल मरांडी है। उनके अलावा कोई दूसरा नेता नहीं है। लेकिन बाकी नेता पद से जाने गए, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, जाने गए, रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, जाने गए, संगठन में उनकी अच्छी पकड़ थी शुरू से, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन मास लीडर नहीं माने गए।
मास लीडर वो तब बने जब मुख्यमंत्री बने, उनका शासन प्रशासन लोगों ने देखा और उनके कुछ प्रशंसक बने। तो अभी जो स्थिति है, बीजेपी को तो एक ऐसा चेहरा चाहिए जो लोगों को अपनी तरफ जोड़े, संगठन से जोड़े। कोई लीडर आपको दिख रहा है? और ये आदित्य साहू को बनाकर भी ये जो पीछे जो 4 नेता 5 नेता बच गए हैं, जिनका अपना अपना गुट है, अपना अपना धड़ा है, वो क्या चलने देंगे या फिर अपने इस कार्यकारिणी में अपने नाम घुसाते रहेंगे? इससे पहले होते रहा कि भाई तुम अध्यक्ष बन गए हो तो उपाध्यक्ष मेरा होगा, महामंत्री उनका होगा, ये सब चलता रहे। और इससे बीजेपी को होने क्या जा रहा है? यहाँ पर मतलब नितिन नवीन और यहाँ हमारे आदित्य साहू जी को जो आगे बढ़ाया गया, इससे जो संदेश जा रहा है पंकज, जिससे मैं सहमत हूँ कि जो पुराने वाले हैं अब उनको ट्रांजिशन का फेज है, उन लोगों को धीरे धीरे अब मंच से अलग किया जा रहा है। नितिन नवीन का आना एकदम उस तरीके से लग रहा है जैसे जिस तरह के माहौल में धोनी को कप्तानी दी गई थी, ठीक उसी तरीके से ऐसे आदमी को दिया गया, एकदम नया, मतलब कुछ भी, इतना कम उम्र है। तो ये आगे की जो बीजेपी की जो रणनीति है उसका ये एक बहुत जबरदस्त प्रयोग है। अब उसी मतलब आलोक में अगर हम लोग झारखंड को देखते हैं तो आदित्य साहू और उनमें एक समानता तो है कि दोनों जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं, तो ये कार्यकर्ता वाला एंगल पे यहाँ खेला जा रहा है। और तब तक ढूंढने की शायद कोशिश हो रही होगी कि कोई कम उम्र का तेज तर्रार निकल के आए जिसको कि हम लोग आगे वाली टीम में हम लोग ले सके। तब तक कार्यकर्ता हमारे यहाँ आगे बढ़ सकता है वाला मैसेज दे करके लोगों में एक जोश बनाने की कोशिश की जाए। तो आदित्य साहू जी का आगे आना मुझे वो कार्यकर्ता आगे बढ़ सकता है वाला सिर्फ एक स्टेटमेंट है। इसके अलावा तो इस टॉप ब्लॉक अरेंजमेंट ही मुझे दिखता है। अब बाकी जो 4-5 लोग जो सीनियर हैं उसमें तो आपने ठीक कहा कि मास लीडर की बात करें तो बाबूलाल मरांडी जी ही एक ऐसा नाम थे जिसको कि मतलब, और हम लोग तो राष्ट्रीय दैनिक वाले मतलब स्टेटस की बात नहीं, स्टेटस की बात मरांडी ने तो जी बाबूलाल मरांडी ने तो प्रूव करके दिखाया। उन्होंने बीजेपी छोड़ी, अपना दल बनाया और इतने और जो 3 चुनाव लड़े अच्छे नंबर लेकर आए। जी बिल्कुल। ये अभी जैसे कि मैं राष्ट्रीय अखबार में काम करता हूं तो हमारे लिए यहाँ अपने दिल्ली के न्यूज रूम को ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सही में बड़ा नेता कौन है। वो सिर्फ 2 लोगों को जानते हैं कि भाई हेमंत सोरेन यहाँ मुख्यमंत्री और दूसरे एक बाबूलाल मरांडी, तीसरे किसी नेता को वो मानते ही नहीं। हमारा नेशनल न्यूज रूम मानते ही नहीं। अच्छा वो भी कोई है, अच्छा होंगे कोई छोटे मोटे नेता। अगर अर्जुन मुंडा जब मंत्री थे वहां पर, अभी तो खैर अभी वो हाशिए पे चल रहे हैं, लेकिन अभी जो चल रहा था माहौल इसमें बस 2 नेता। अब यहाँ नेताओं का अकाल तो लगातार रहा है। झारखंड से कोई भी राष्ट्रीय नेता टाइप का माहौल बनता नहीं है। निशिकांत दुबे को गंभीरता से कोई लेता नहीं। वो इतना बोलते हैं कि उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं। हाँ मतलब वो बोलने के लिए कैमरा ऑन कर दो तो आपको अच्छा कंटेंट दे देंगे, लेकिन वो लगातार जो अपने क्रेडिबिलिटी लूज करते चले गए हैं। बहुत सारे अनर्गल प्रलाप करते हैं अपने बातों में, उसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी जो है एक घटती चली जा रही है। मतलब उनको दूसरा कि जहाँ संथाल परगना से वो सांसद है, वहीं के विधायकों से उनकी पटती नहीं है। ये बहुत नेगेटिव जाता है किसी भी नेता के लिए, चाहे आप चाहे जितने बड़े हों, आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने क्षेत्र के लोगों को अगर साथ लेके नहीं चलेंगे तो नेगेटिव होगा ही ना। और किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल देंगे। योगी जी के खिलाफ कैंपेन कर दिया, बताइए अब यहाँ रहेंगे बीजेपी में और योगी और मोदी के खिलाफ बोलेंगे, क्या मतलब बनता है। एक चीज और है, निशिकांत दुबे वन मैन है, सिंगल एज ए इंडिविजुअल, वो चाहे जैसे रहे, टीम प्लेयर नहीं है। उनके इलाके के सारे विधायकों से पूछ लीजिए, पार्टी में दिल्ली में पूछ लीजिए, बोला वो अपने आप में टापू है। और बिल्कुल शूटिंग के प्लेयर है, वो फुटबॉल प्लेयर नहीं है। हाँ मतलब इंडिविजुअल प्लेयर है वो, मतलब टीम वर्क नहीं है उनका। हाँ सर चौबे जी, बाबूलाल जी की चर्चा हो रही है तो बाबूलाल जी का कार्यकाल खत्म हो गया, उनकी कमेटी नहीं बनी। वो दीपक प्रकाश वाली ही कमेटी पे चलते रहे और बीजेपी देखती रही, चुप रही। क्या वही कमेटी आदित्य बाबू भी चलाएंगे? मेरा एक सवाल है। या ये बदलेंगे? आप ही बताइए, अनुभव तो आपके पास बहुत है। बाबूलाल जी को चाहे जितना दोष दिया जाए कि चुनाव में मतलब उनके नेतृत्व में कोई परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, यहाँ टोकते हैं सर आपको। एक मिनट सर, बाबूलाल मरांडी 2004 में मेरे ख्याल से उन्होंने बीजेपी छोड़ा था।
और उसके बाद वो अपना चुनाव कोडरमा से सांसद हुआ करते थे, इस्तीफा दे दिया, फिर उसी जगह से दोबारा निर्दलीय जीत गए। जेवीएम उन्होंने बनाया, कांग्रेस के साथ अलायंस करके 11 विधायक जिता के ले आए। उसके बाद फिर 9 विधायक जिता कर लाए, फिर उसके बाद 8 विधायक जिता कर लाए। रघुवर दास ने 6 तोड़ लिया उसमें से, वो अलग बात है। तो जो आदमी इतना सक्षम है कि अपनी पार्टी खड़ा कर लेता है, इतने विधायक जिता कर ले आता है, वही आदमी जब बीजेपी में आता है तो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो क्या उस आदमी की गलती है या जो बीजेपी का जो सिस्टम उसको दिया गया था उसकी गलती? सिस्टम नहीं, देखिए जो पहले था अभी भी है। ये जो नेशनल पार्टीज होती हैं, जो कांग्रेस के लिए पहले लोग बोलते थे कि रिमोट कंट्रोल से कांग्रेस चलती है, तो बीजेपी भी ये घटना साबित करती है कि बीजेपी भी रिमोट कंट्रोल से ही चल रही है। अदरवाइज यहाँ कंट्रोल नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट कंट्रोल है। वही मतलब कठपुतली वाला खेल, कठपुतली वाला खेल है कि कौन सा अध्यक्ष चाहेगा कि हमको अध्यक्ष बना दिया गया प्रदेश का और कमेटी न बनाने दी जाए, और वही पुराना वाला ढोते रहे। तो वैसे में जो हल्ला होता रहा जब तक बाबूलाल जी रहे, मतलब कल परसों नरसों तक, तब तक ये हल्ला होता रहा कि उसमें जेवीएम वालों का प्रभुत्व है, पार्टी ऑफिस में जेवीएम वाले ही चला रहे हैं। तो क्या करते वो बताइए? लेकिन टिकट तो दिलवा रहे थे अपने लोगों को, जो लोकसभा में, विधानसभा में। भाई तो जिनको आप इतने मान सम्मान के साथ आपने लाया, क्या बोलते थे अमित शाह जी कि बहुत मना के, बहुत मतलब कहिए इधर लोकल लैंग्वेज में भोजपुरी में कि बहुत मनावन चुनावन के बाद इनको हम लाए हैं, नहीं तो ये तो आ नहीं रहे थे। आप लाए हैं तो उनको महत्व भी तो दीजिएगा ना। आपने उनको ला के फिर वहां फंसा दिया विधानसभा में। उसके बाद जब उभरे जैसे तैसे तो अध्यक्ष ही समाधि और अध्यक्षित थमादी, तो उसके बाद में कमेटी ही नहीं बनाने दी। कमेटी नहीं बनेगी तो कैसे चलेगी, कैसे चलेगी पार्टी उसी पार्टी में? तो हमको जो शक है कि आदित्य साहू के साथ क्या होता है वो मतलब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और अगर इनको अध्यक्ष बदल गए तो कमेटी भी जल्दी ही बदल जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको ढोते रहे साल भर के बाद बदलेंगे। अगर इनको बदल देते हैं तब ये पता चलेगा कि बाबूलाल जी को लाने के समय तो जो हड़बड़ी थी कि इनको खींच लावे, उसके बाद शायद लगा कि सेंट्रल लीडरशिप को किन में पोटेंशियल नहीं है तो इनको फंसाते चले गए। अदरवाइज बाबूलाल मरांडी जैसा आदमी शांत बैठने वाला आदमी नहीं है, ना अभी उनकी उतनी उम्र हुई है। शांत बैठने वाले, मुझको लगता है कि जितना उन्होंने झारखंड को मथा है उतना शिबू सोरेन ने भी नहीं मथा। ये फैक्ट है। शिबू सोरेन की आखिरी बात बोल रहा हूं, क्योंकि समय हो रहा है, माफ कीजिएगा। बाबूलाल मरांडी को काम नहीं करने दिया गया। आप बहुत सारे लोग ये जो आरोप लगाते हैं कि जेवीएम वाले को लाए, वो लाए, आप टिकट का लिस्ट देख लीजिए और मैं बताता हूं कौन किसको टिकट दिलवाया है और बाबूलाल की कितनी चली है। ये सब बदनाम करने वाले लोग। अच्छा बताइए, अब मैं नाम ले रहा हूं, ये संगठन मंत्री करमवीर सिंह या प्रदीप वर्मा सारा चीज देख रहे थे कि नहीं? बाबूलाल प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे थे वहां पे, और डायरेक्ट ऊपर से कांटेक्ट में थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को यहां पे बुला लिया, पूछेगा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की चल रही थी कि नहीं? बिल्कुल नहीं चल रही थी। ये सब बेकार की बात है। अगर उनको काम करने दिया जाता तो इससे बढ़िया होता। और ये बात बोले कौन आज की बीजेपी में? बोले कौन? क्योंकि बाप रे बाप, इतना ताकतवर केंद्र है कि पता चला कि गलती से भी अगर बोल दिया तो पता चला कि अलग तरह की लॉबिंग हो जाती है। बाबूलाल मरांडी का देखिए अध्यक्ष बना, एक ऐसा सेनापति बनाया जिसका हाथ पीछे से बांध के पैर करके बोले जाके जंग के मैदान में लड़ जाओ, और अपनी ही टीम के लोग ये अफवाह फैला रहे कि ये तो जेवीएम का आदमी ला रहा है, ये तो छोड़ के चले गए थे, हम तो ओरिजिनल वाले बीजेपी हैं, हम कोई कह रहा है हम संघ वाले बीजेपी हैं, तो आदमी क्या करेगा? अब फिर उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है हटे, ये तो पहले ही से पता था, बहुत बढ़िया। लेकिन इस बार का जो प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं ये इनकी मर्जी से बनाए गए हैं, और उम्मीद यही है कि देखिए बहुत लॉबिंग हो रही थी इस बार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कि वो जो कॉकस है, जो कि बाबूलाल मरांडी को काम नहीं करने दिया गया, उसी कॉकस का कोई आदमी बन जाए। पर पता नहीं, कोई शायद न्यूट्रल फीडबैक दिया होगा जिसकी वजह से आदित्य साहू को लाया गया कि भाई ये फिलहाल तो अभी किसी गुट के नहीं है। मैंने इससे पहले एपिसोड में कहा था आनंद जी को, विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो, उस तरह का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। जी चलिए, तो
हो गया 1 घंटा हम लोग को बतियाते हुए, तब सब लोग हमको लगता है कि अब उठने को तत्पर हो गए। आखिरी सवाल है तीनों लोगों से कि खरमास तो बीत गया, भर खरमास हम लोग सुनने की खरमास के बाद कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा। हजी जी ईडी वाला ड्रामा हो गया ना, उसी में खरमास में एक खर पात्र ने खर डाल दिया। अच्छा, इसके आगे राजनीतिक रूप से कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है चौबे जी? मुझको तो नहीं दिखाई दे रहा। पंकज जी? फिलहाल तो नहीं, अब जो 4-5-6 महीना बाद क्या होगा कौन जानता है। फिलहाल सही कहा शशि जी ने, दूध उबाल रहा था उसमें नींबू किसने निचोड़ दिया। अब देखिए 5 महीना 7 महीना बाद अगर होता है तो होता है, फिलहाल तो स्थिति थोड़ी सी ट्रैक से उतर गया मामला फिलहाल। चलिए, तो खरमास के बाद जो उम्मीद लगा के लोग बैठे थे कि कुछ खेला होगा, कुछ उथल पुथल होगी, कुछ मसाला मिलेगा, नहीं मिलेगा लोगों को। चलिए, तो इस इतवार की चर्चा के लिए आप लोगों का धन्यवाद। श्याम किशोर चौबे सर, आप आए हमारे साथ, बहुत समय दिया। आपका लगता है इवनिंग वॉक हम लोगों ने बर्बाद कर दिया आज का, जैसे किसी भाई साहब ने ईडी वाला मामला खराब कर दिया डाल के। तो शशि जी और पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, चर्चा अच्छी लगी हो, तो उसको आइए वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले रविवार को हम लोग फिर एक बार बैठेंगे और मिलेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।